हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दी अंकित राठी में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि 21 जनवरी 2024 में आपका सीटेट का एग्ज़ाम होने जा रहा है, जिसमें अभी लगभग केवल 12 दिन शेष बचे हैं। तो आपके एग्ज़ाम को दृष्टि में रखते हुए हमने आपके लिए यूट्यूब पर फ्री क्लासेस चलाई हुई हैं और आपका अभी एसएसटी चल रहा है, जिसकी 3 क्लास ऑलरेडी हम यूट्यूब पर अपलोड कर चुके हैं, जिनमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट कंटेंट और प्लस पैडागोजी हमने इंक्लूड की हुई है। तो उसी की तरह आज क्लास नंबर 4 हम करने जा रहे हैं, जिसमें पैडागोजी और कंटेंट को मिलाकर आपके लगभग हमने 20 क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या फिर जो आने वाली परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, हमने रखे हैं। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि जो लोग चैनल पर नए हैं या फिर जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है दी अंकित राठी, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली हमारी सभी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देख लेते हैं क्या दिया गया है। थोड़ा सा स्क्रीन को स्क्रॉल करेंगे ऊपर की तरफ और आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 1। आई होप कि आपको विजिबल होगा फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 में। पढ़ते हैं फ्रेंड्स। उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं किस पर आधारित थी? किस बात पर आधारित थी फ्रेंड्स? ये इस क्वेश्चन का पूछने का मतलब है। तो 4 हमें पॉइंट दिए गए हैं, एक एक करके चारों को पढ़ेंगे और फिर आसानी से हम इसको क्लिक कर लेंगे। सबसे पहला ए नंबर, ज्येष्ठ अधिकार का नियम, जहाँ ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता का उत्तराधिकारी होता था। पहले से फ्रेंड्स पुराने टाइम में यही परंपरा थी और अभी भी चली आ रही है। ठीक है, सेकंड पे देख लेते हैं। सहदायाद का नियम, जहाँ उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों को बीच कर दिया जाता था, बराबर कर दिया जाता था। ठीक है, तीसरा पॉइंट आपका दिया गया है कि प्रतिस्पर्धा, जहाँ जो पुत्र विजेता बनकर उभरता वह गद्दी का उत्तराधिकारी होता था। ठीक है, और चौथा पॉइंट आपको दिया गया है पक्षपात, जहाँ पसंदीदा पुत्र गद्दी का उत्तराधिकारी हो जाता था। तो बताइए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? आप में से किसी को पता है तो फटाफट कमेंट कीजिए। आप कमेंट कर सकते हैं साथ के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, पहले टाइम में क्या था कि सबसे बड़े पुत्र को उत्तराधिकारी बनाया जाता था, लेकिन मुगलों के केस में क्या हुआ, मुगल क्या करते थे, ये सहदायाद का नियम अपनाते थे, यानी कि उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों के बीच कर दिया जाता था। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। और इस तरह का क्वेश्चन फिर से आता है, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है आपका। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं क्या दिया गया है। थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे स्क्रीन को। हाँ, निम्नलिखित में से किसने कहा कि अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बनाया है? बताइए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपने हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी होगी, आपने महात्मा गांधी के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा, तो आप इसको तुरंत ही क्लिक कर देंगे। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, रविंद्रनाथ टैगोर, दादा भाई नौरोजी और महात्मा गांधी। बताइए किसने कहा था ये कि अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया है? फ्रेंड्स, हिंट मैंने आपको दे ही दिया है, जैसे कि महात्मा गांधी के बारे में बताया है। तो ये जो कथन था, ये महात्मा गांधी द्वारा कहे गए थे कि अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। क्लियर है?
आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। और जो एक दो क्वेश्चन टफ भी होगा उस पर हम समझ बनाने की कोशिश करेंगे और इजीली हम सारे पेपर को 20 क्वेश्चन के सेट को लगा देंगे, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन ज़्यादा इसमें वो नहीं है, टफ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। भारत में क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, भारत में 4 पुरातात्विक स्थलों के नाम नीचे दिए गए हैं। कौन कौन से नाम हैं? पैयमपल्ली, भीमबेटका, हुंसगी कर्नाटक, बुर्ज होम। हमने ये भी लिख दिया कि कर्नाटक में है। फ्रेंड्स ये आपको पता होना ज़रूरी है कौन सी जगह कहाँ पर है। आपको पता होगी तो आप मैप में इजीली इसको क्लिक कर लेंगे, ठीक है। पैयमपल्ली पड़ता है आपका तमिलनाडु में। तमिलनाडु कहाँ जाएगा आपका? यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा। हुंसगी आपका पड़ता है कर्नाटक में, यहाँ हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन, ए ऑप्शन। और आपका भीमबेटका कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका एमपी में, यहाँ हो जाएगा। और बुर्ज होम पड़ता है आपका जम्मू कश्मीर में, ठीक है, ये आपका यहाँ हो जाएगा, डी। तो सबसे इसमें क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर से दक्षिण दिशा में, यानी कि उत्तर से दक्षिण दिशा में लगाना है। उत्तर सबसे ऊपर क्या जाएगा? डी। डी के बाद क्या आएगा फिर? ठीक है, फिर आ जाएगा ये भीमबेटका एमपी वाला, यानी कि बी आ जाएगा, डी बी। उसके बाद आ जाएगा आपका हुंसगी कर्नाटक, यानी कि सी। और लास्ट में आपका क्या आ जाएगा? पैयमपल्ली, यानी कि तमिलनाडु वाला, ए। तो डी बी और सी होना चाहिए आपका उत्तर से दक्षिण का क्रम। देख लेते हैं, ध्यान रखेंगे, डी बी सी ए। डी बी सी ए आपका दिया गया है क्या? डी बी सी ए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है आपका, डी बी सी ए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि लोकेशन कौन सा पुरातात्विक स्थल किस स्टेट में आपका पड़ता है, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी और सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। सेशन आपको पसंद आ रहा है फ्रेंड्स, तो सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि इसका बेनिफिट आपके दोस्तों को भी मिलता रहे, ठीक है फ्रेंड्स। और वीडियो के लास्ट में आप एक ऑफलाइन कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको ये कंटेंट और वीडियो कैसा लगा, ताकि हमें भी उससे एक मोटिवेशन मिल सके। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 किस तरह से दिया गया है फ्रेंड्स। चोलकालीन कांस्य मूर्तियाँ लुप्त मोम तकनीक से बनाई जाती थी। ओके, इस तकनीक का अनुसरण करते हुए सबसे पहले प्रतिमा बनाने हेतु किस पदार्थ का प्रयोग किया गया था? बताइए फ्रेंड्स, ये भी आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, क्ले से यानी कि मिट्टी से, ठीक है, वैक्स यानी कि मोम से, पिघली हुई धातु यानी कि मेल्टेड मेटल से, या फिर टेराकोटा। टेराकोटा समझते हैं आप? पकी हुई मिट्टी से जो आपकी चीज़ें बनी होती हैं, ठीक है, जैसे घोड़ा या फिर आपकी कोई भगवान की मूर्ति बनी होती हैं मिट्टी को पकाने के बाद। तो आपको पता भी होगा कि उत्तर प्रदेश का गोरखपुर टेराकोटा के लिए फेमस भी है। कलरफुल कर देते हैं उसको, बना देते हैं मिट्टी से, कोई भी आकृति बनाएंगे उसको कलरफुल बना के स्टेशन वगैरह पे भी आप जाते हैं तो आपको दिखते हैं इनके स्टॉल, ठीक है। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? कमेंट कीजिए फटाफट, अपना राइट आंसर कमेंट कर सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में। तो किस तकनीक का, जो लुप्त मोम वाली तकनीक थी, किससे? फ्रेंड्स क्वेश्चन में ही पता चल रहा है वैसे तो, लुप्त मोम लिखा हुआ है। इसमें सबसे पहले जो प्रतिमा बनाई गई थी वो वैक्स से बनाई गई थी फ्रेंड्स। किससे? मोम से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं किस तरह से दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका थोड़ा सा छोटा कर लेंगे फ्रेंड्स। हाँ, आई होप कि आपको अब क्लियर दिख रहा होगा एक ही स्क्रीन पे। इनमें से कौन सा कथन सुलह कुल के विचार के बारे में सत्य है? फ्रेंड्स सबसे पहली तो ये बात है कि सुलह कुल क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए।
सुलह-कुल एक उत्सव है जो कि आगरा में मनाया जाता है। ठीक है, यह एक उत्सव है जो कि आगरा में, उत्तर प्रदेश के आगरा में मनाया जाता है। यह हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। यह त्यौहार हिंदू और मुस्लिम लोग इसको मिलकर मनाते हैं। अब इसके बारे में क्या पॉइंट दिए गए हैं? सुलह-कुल के विचार के बारे में सत्य कथन पूछ रहा है। पहला आपको पॉइंट दिया गया है, यह विचार नैतिकता, ईमानदारी, न्याय, शांति की व्यवस्था पर केंद्रित था। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है ये पॉइंट। बी पॉइंट देख लेते हैं क्या दिया गया है। इस विचार के इर्द गिर्द शासन दर्शन बनाने का प्रयास किया गया है। ये थोड़ा सा यहाँ डबल छप गया है प्रिंटिंग में। इस विचार के इर्द गिर्द शासन दर्शन बनाने का प्रयास किया गया है। ठीक है, ये बात भी बिल्कुल सही लिखी गई है इसके बारे में। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। शासन के इस सिद्धांत का जहांगीर और शाहजहां ने पालन नहीं किया। ये बात बिल्कुल ठीक है, जहांगीर और शासन ने इसका पालन नहीं किया था। ठीक है, ऑप्शन अब पॉइंट नंबर 4 डी देख लेते हैं हम। विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच थोड़ा भेदभाव आवश्यक था। फ्रेंड्स, भेदभाव क्यों आवश्यक था? ये तो बात गलत लिखी है, तो ये वाला पॉइंट आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो यानी कि कौन कौन से सत्य कथन हो जाएंगे? ए, बी और सी। और पहले ही ऑप्शन में आपको ए, बी तथा सी दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही धीरे धीरे करेंगे, बहुत ही धीरे धीरे क्वेश्चन पे समझ बनाने की कोशिश करेंगे और इजीली 20 के 20 क्वेश्चन हम कर लेंगे। इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने पेपर में आ जाता है, आप उसको छोड़ने वाले फिर नहीं हैं। तुरंत से आप उसको बिना टाइम वेस्ट किए क्लिक कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं क्या दिया गया है। हाँ, नीचे दिए गए कथन ए और कारण आर को पढ़ें तथा उपयुक्त विकल्प का चयन करें। कथन आपका दिया गया है फ्रेंड्स, मुर्शीद कुली खां ने बंगाल के राजस्व का बड़े पैमाने पर पुनर्निर्धारण करने का आदेश दिया। ये बात बिल्कुल सही लिखी है। जो मुर्शीद कुली खां था, बंगाल का शासक था, उसने वहाँ के राजस्व जो टैक्स आता था उसका पुनर्निर्धारण करने का आदेश दिया था। तो ये वाली बात बिल्कुल ठीक हो जाएगी कथन। अब कारण क्या दिया हुआ है इसका? मुर्शीद कुली खां बंगाल में मुगल प्रभाव को कम करना चाहता था। मुगलों ने जो टैक्स लगा रखे थे वो बहुत ज़्यादा थे और मुर्शीद कुली खां ने क्या किया? टैक्स को कम किया। तो इससे क्या होगा? मुगलों का जो प्रभाव वहाँ कम हो जाएगा। तो कारण भी इसका बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं क्या दिया गया है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। यानी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, आई होप कि आपको भी ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं क्या दिया गया है। हाँ ये भी फ्रेंड्स आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से हड़प्पन मुहर के बारे में कौन सा या कौन से कथन सही हैं? हड़प्पा संस्कृति में जो मोहरें बनती थी उनके बारे में पूछ रहा है फ्रेंड्स, कौन कौन से पॉइंट सही हैं। हड़प्पा संस्कृति के लोग पत्थरों से मोहरें बनाते थे। ये बिल्कुल बात ठीक है, पत्थरों पे वो मोहरें बनाते थे। ठीक है। सेकंड, मुहर सामान्यतः गोलाकार होती थी। फ्रेंड्स ये वाली बात बिल्कुल गलत लिखी है। गोलाकार ना होके वो कैसी होती थी? आयताकार मोहरें होती थी। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति की जो पत्थरों से मोहरें बनती थी वो आयताकार होती थी। थर्ड पॉइंट देख लेंगे, मुहर में एक जानवर की आकृति गढ़ी होती थी। ये बिल्कुल बात सही है। मोहर के अंदर क्या होती थी? जानवर की आकृति बनी होती थी। क्लियर है? तो आपका ए तथा सी सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी पे दिया गया है फ्रेंड्स आपका ए तथा सी। क्लियर है? तो आपका ए और सी इस क्वेश्चन नंबर 7 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। क्लियर है? आगे चलें। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं क्या दिया गया है। थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे स्क्रीन को। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से
कौन सा कथन सही नहीं है? आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाते थे? फ्रेंड्स, ये लिखा है आखेटक खाद्य संग्राहक का मतलब है, आखेट मतलब शिकार, जो शिकार खेलकर, ठीक है, अपना खाना इकट्ठा करते थे, खाद्य संग्राहक। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाएंगे वो? उसके कई कारण हो सकते हैं, या तो वहाँ से जानवर खत्म हो जाएंगे, इधर उधर भाग जाएंगे, या फिर वहाँ से फल फूल पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे, ठीक है, खाने की चीज़ें खत्म हो जाएंगी, इस तरह की कोई बात होगी तो वो वहाँ से क्या करेंगे, दूसरी जगह पे जाएंगे। अब पॉइंट देख लेते हैं। वे आसपास के पौधों फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। सही बात है, एक ही जगह पर थोड़ी ना होते हैं इतने फल पौधे, ठीक है, जानवर तो इधर उधर भाग भी जाते हैं। तो ये वाला पॉइंट आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि फूल फल खा लेते थे और जानवर भी समाप्त हो जाते थे उस क्षेत्र के, इसलिए उनको दूसरी जगह जाना पड़ता था। जानवर एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, बिल्कुल सही बात है, जानवर दूसरी जगह भाग जाते थे, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि एक मौसम में या फिर अलग अलग मौसम में जानवर एक ही जगह पर रहे, अलग अलग जगह भी चेंज करते रहते हैं। पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते थे, ये बात भी बिल्कुल सही है। सर्दी के मौसम में किसी पेड़ पर फूल लगा है, गर्मी के मौसम में या बरसात में किसी पेड़ पर फूल लगा है, फल लगा है, तो ये बात भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, इसलिए उन्हें जगह बदलनी पड़ती थी। फोर्थ पॉइंट देख लेंगे। वे एक जगह तलाश कर रहे थे जहां राज्य स्थापित कर सके। फ्रेंड्स, ये बात बिल्कुल गलत है, उनको अपना कोई राज्य स्थापित नहीं करना था, वो तो केवल अपने खाने के लिए इधर उधर जाते थे, ठीक है। तो यही पूछा है कि इसके लिए गलत कथन, सही कथन नहीं, यानी कि गलत कथन बताना था। तो ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, क्लियर है? आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं क्या दिया गया है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अलग अलग परीक्षाओं में पता नहीं कहा नहीं जा सकता कि कितनी बार ये पूछा गया है। बताइए, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। राजा राम मोहन रॉय, वीरेशलिंगम, पुंतुलु, स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अपना राइट आंसर कमेंट कीजिए फटाफट। ये क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी है, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? किसने की थी आर्य समाज की स्थापना, कब की थी, कहाँ की थी, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। बताइए, 5 सेकंड का आपको समय दिया जाता है, बताइए फटाफट। बताइए फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? फ्रेंड्स, आपको बता देते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। कब की थी? 1875 में। कहाँ पे की थी? बम्बई में की थी, ठीक है। कहाँ की थी? बम्बई में की थी, ठीक। और यही बात कर लेते हैं कि 1828 में किसकी की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना की थी किसने? बाई राजा राम मोहन राय, जो पहले ऑप्शन पे लिखा है। ये वाला क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, राजा राम मोहन राय ने, ठीक है। और इनके साथ द्वारकानाथ ने भी की थी, द्वारकानाथ टैगोर ने, 2 लोगों ने मिलकर की थी, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती, 1875 में बम्बई में। और यहीं आपसे पूछ लेगा ब्रह्म समाज की, तो राजा राम मोहन राय ने 1828 में, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपका पूछा गया है आंदोलन, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री आंदोलन से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं क्या दिया गया है। थोड़ा सा छोटा कर लेंगे स्क्रीन को। आई होप कि आपको अब क्वेश्चन दिख रहा होगा इजीली, ठीक है फ्रेंड्स। बताइए, ज्योतिराव फूले ने अपनी किताब गुलामगिरी अमेरिका के लोगों को क्यों समर्पित की?
बताइए ज्योतिराव फूले ने अपनी किताब लिखी थी गुलामगिरी अमेरिका के लोगों को क्यों समर्पित की। पहला आप इसका पॉइंट दिया गया है, कुछ अमेरिकी नागरिक अधिकार सक्रियतावादियों ने इसके प्रकाशन में आर्थिक मदद की थी। ये बात तो गलत है, आर्थिक मदद नहीं की थी किसी ने भी, ठीक है, अमेरिका ने आर्थिक मदद नहीं की थी। इसके प्रकाशन से कुछ साल पहले अमेरिका में दास प्रथा खत्म कर दी गई थी। इसको भी होल्ड करते हैं। इस किताब में विस्तार से वर्णन किया गया है कि कैसे अमेरिकी ऐश्वेतों ने नागरिक आंदोलन लड़ा। ठीक है, फूले ने, ये वाली बात भी ठीक नहीं है, फूले ने यह किताब लिखी जब वे अमेरिका में एक अल्पकालिक भ्रमण पर गए थे। ये बात भी गलत है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसलिए समर्पित की थी गुलामगिरी किताब क्योंकि कुछ समय पहले ही अमेरिका में क्या हुआ था, दास प्रथा को ख़त्म कर दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं क्या दिया गया है। थोड़ा सा छोटा कर लेंगे फ्रेंड्स। आई होप कि आपको इजीली स्क्रीन पे दिख रहा होगा। फ्रेंड्स इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं सुमेल कीजिए, इस तरह के क्वेश्चन से आपके कई 3-3, 4-4 क्वेश्चन एक ही साथ क्लियर हो जाते हैं। एक तरफ आपको आंदोलनों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित व्यक्तियों के नाम आपको दिए गए हैं। तो बताइए सत्यशोधक समाज की जो है स्थापना किसने की थी। सतनामी आंदोलन किसके द्वारा चला गया। ठीक है, मथुआ पंथ किससे रिलेटेड है और स्वाभिमान आंदोलन किससे संबंधित है बताइए। फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा सत्यशोधक समाज की रचना की थी ज्योतिबा फूले ने। ठीक है, यानी ए का क्या हो जाएगा, थर्ड। ठीक है, और बी देख लेते हैं। सतनामी आंदोलन अभी शायद कल की क्लास में ही हमने आपको बताया था, कल तो सॉरी क्लास नहीं हुई थी आपकी, परसों की क्लास में बताया था कि सतनामी आंदोलन घासीदास ने चलाया था। ठीक है, तो बी का हो जाएगा आपका सेकंड। ठीक है फ्रेंड्स, और मथुआ पंथ से रिलेटेड थे आपके हरिदास ठाकुर, यानी सी का हो जाएगा आपका सेकंड। अब बचता है आपका डी के सामने वाला ही ऑप्शन है इसका। स्वाभिमान आंदोलन चलाया गया था ई बी स्वाभिमान के द्वारा, यानी डी का पॉइंट नंबर 4। तो थर्ड सेकंड ये क्या लिखा गया है, पहले नंबर पे थर्ड है फिर फर्स्ट, ये फर्स्ट है फ्रेंड्स। थर्ड फर्स्ट सेकंड फोर्थ, थर्ड फर्स्ट सेकंड फोर्थ। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी में देखिए आप दिया गया है थर्ड फर्स्ट सेकंड और फोर्थ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। आप अच्छे से इनको कहीं नोट कर लेंगे या लिख लेंगे। वैसे इसकी PDF भी आपको मिलेगी रोज़ की तरह जैसे मिलती है। क्लास आपकी अपलोड होने के 5-10 मिनट के अंदर ही आपको PDF भेज दी जाएगी, आपके CTET के ग्रुप में भी और आपके टेलीग्राम में भी भेज दी जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं क्या दिया गया है। फ्रेंड्स ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आंदोलन से है, ये स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये कितना कॉमन क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और ये भी अक्सर पूछा जाता है बार बार परीक्षाओं में। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, लाला लाजपत राय, चित्तरंजन दास, वल्लभ भाई पटेल और बाल गंगाधर तिलक। बताइए किसने दिया था ये नारा, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। कमेंट कीजिए फ्रेंड्स, आप भी कमेंट कर सकते हैं। किसी को पता है तो फटाफट कमेंट कीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अक्सर कई बार अलग अलग परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकमान्य तिलक, यानी कि बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने ये नारा दिया था, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा।
तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। क्लियर है? आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आज का देख लेते हैं क्या दिया गया है। थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे स्क्रीन को। हाँ, शुरुआत में महात्मा गांधी नमक आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी के पक्ष में नहीं थे। ओके, निम्न में से किसने उन्हें महिलाओं को आंदोलन में जुड़ने की स्वीकृति देने के लिए मनाया था? बताइए फ्रेंड्स, गांधी जी को किसने मनाया था कि आंदोलन में महिलाओं को भी जोड़ा जाना चाहिए? बताइए। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, अंबाबाई, पंडिता रमाबाई, ताराबाई शिंदे या फिर सरोजनी नायडू। कमेंट कीजिए फ्रेंड्स अपना राइट आंसर। क्या होगा इसका राइट आंसर? फटाफट कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। आपको पता है तो आप भी कमेंट कर सकते हैं। तब तक हम आपको बता देते हैं कि नमक आंदोलन में महिलाओं को भी जोड़ने की स्वीकृति के लिए सरोजनी नायडू ने महात्मा गांधी को मनाया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सरोजनी नायडू के बारे में एक बात और ध्यान रखनी है फ्रेंड्स, ये भारत की, ठीक है, भारत की फर्स्ट राज्यपाल भी रही हैं। फर्स्ट राज्यपाल भी रही हैं। ठीक है, राज्यपाल स्टेट में होता है, तो भारत के किस राज्य में? भारत के उत्तर प्रदेश राज्य की ये पहली राज्यपाल रही हैं, पहली महिला राज्यपाल रही हैं। ठीक है, इनसे पहले कोई भी महिला भारत के किसी भी प्रदेश की राज्यपाल नहीं बनी थी। क्लियर है? ये बात भी ध्यान रखेंगे, ये वाला क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है अक्सर एसएसटी में। चलिए, आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा और आपको सेशन भी अच्छा लग रहा होगा। फ्रेंड्स, सेशन आपको अच्छा लग रहा है, क्लास आपको अच्छी लग रही है, तो क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ सेशन को शेयर कर दीजिए, और अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा ये चैनल आपको आने वाले सभी गवर्नमेंट टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। अभी सीटेट की क्लासेस चल रही हैं, अभी आपके 15 या 20 तक 21 को आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, सीटेट की क्लासेस चलेंगी। उसके बाद हमारे चैनल पर कंटिन्यू यूपी टेट और सुपर टेट, जो कि जल्द ही आपको देखने के लिए मिल सकता है, उसकी क्लासेस चलाई जाएंगी। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 आज का क्या दिया गया है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14 आपका दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही सुमेलित नहीं है? लॉर्ड माउंटबेटन भारत का अंतिम ब्रिटिश वायसराय। बताइए, क्या लॉर्ड माउंटबेटन भारत का अंतिम वायसराय था? सीधी कार्रवाई दिवस 15 अगस्त 1946 को मनाया गया था। बताइए। कांग्रेस का बॉम्बे अधिवेशन जुलाई 1946 को मनाया गया था। BR अम्बेडकर भारत के पहले कानून मंत्री थे। बताइए क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन इसका ऑप्शन ठीक हो जाएगा, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा गलत है, वही इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, तब तक आपको बता देते हैं कि जो लॉर्ड माउंटबेटन था भारत का अंतिम ब्रिटिश वायसराय था। ये वाली बात बिल्कुल ठीक है, सही सुमेलित है ये वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं। BR अम्बेडकर भारत के पहले कानून मंत्री थे, बिल्कुल सही बात है, आपको पता ही होगा ये बात तो। अब ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, सीधी कार्रवाई दिवस अगस्त 15 1946 को हुआ था। ये वाली बात गलत है। क्यों? क्योंकि 15 अगस्त को ना होकर वो कब हुआ था? वो 16 अगस्त में हुआ था फ्रेंड्स। सीधी कार्रवाई दिवस 16 अगस्त को हुआ था। मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिमों के लिए अलग पाकिस्तान की मांग की थी, तब वहाँ काफ़ी खून खराबा हुआ था, काफ़ी लोगों को, हज़ारों की संख्या में लोगों को मार दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, इसका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो इसका आंसर यही दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, जो पहले एग्जाम में पूछा गया है ये। लेकिन इसका ऑप्शन नंबर सी भी इसका ठीक हो जाएगा। क्यों ठीक? इसलिए हो जाएगा कि कांग्रेस का बॉम्बे अधिवेशन लिखा है जुलाई 1946, जबकि जुलाई 1946 में बॉम्बे अधिवेशन नहीं हुआ था। ये भी गलत है, बॉम्बे अधिवेशन नहीं हुआ था, ये हुआ था मेरठ में। ठीक है,
कांग्रेस का मेरठ अधिवेशन हुआ था 1946 में। तो यानी ये वाला पॉइंट भी गलत है और गलत इसमें पूछा गया है, तो इसका आंसर होना चाहिए बी तथा सी, पर ऑप्शन में नहीं दिया गया है। आपके एग्ज़ाम में जो आंसर की थी उसमें बी ऑप्शन को सही दिया गया था एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो इस तरह का क्वेश्चन फिर आता है तो आपके लिए दोनों ऑप्शन ठीक हैं, बी तथा सी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 15। फ्रेंड्स, आज की क्लास का जो क्वेश्चन नंबर 15 है ये ज्योग्राफी से रिलेटेड है। इसमें आपका पूछा गया है निम्नलिखित परतों में से वायुमंडल की कौन सी परत में उल्कापिंड जल जाते हैं, बताइए। फ्रेंड्स, ये आपका वायुमंडल है, ठीक है। तो इस तरह से होता है कुछ, 18 किलोमीटर तक आपकी होती है कौन सी, क्षोभ मंडल। ये होती है आपकी क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल होती है, ठीक है। सेकंड वाली परत होती है आपकी 18 से लगभग 50 किलोमीटर तक, ये 18 किलोमीटर तक होती है। इसको बोलते हैं समताप मंडल, ठीक है, समताप मंडल। उसके बाद होती है आपकी 50 से 80 किलोमीटर तक, उसको बोलते हैं फ्रेंड्स हम मध्य मंडल, ठीक है। इसके बाद आपकी होती है थर्मोस्फेयर, यानी कि आयन मंडल भी बोल देते हैं या फिर बाह्य मंडल भी इसको बोल देते हैं, ठीक है। 80 से लेके फिर यहाँ 640 किलोमीटर तक होती है, इसको बोलते हैं आपकी क्या, बहिर्मंडल, बहिर्मंडल या फिर इंग्लिश में एक्सोस्फेयर बोलते हैं, ठीक है। तो जो बीच वाली परत होती है मध्यमंडल, ये क्या होती है, सबसे ठंडी परत होती है। ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है। एक तो सबसे ठंडी होती है कोल्ड, और इसी वाली परत में उल्कापिंड नष्ट हो जाते हैं। तो मध्यमंडल दिया है कहीं, हाँ, ऑप्शन नंबर डी पे। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। एक तो आपका क्वेश्चन ये क्लियर हो गया। दूसरा ये सबसे ठंडी परत कौन सी है वायुमंडल की, मध्यमंडल, ठीक है, जो कि 50 से 80 किलोमीटर के बीच रहती है। फ्रेंड्स, यहीं आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हवाई जहाज उड़ने के लिए कौन सी परत आदर्श है, तो उसके लिए हो जाएगा समताप मंडल आपकी सेकंड वाली, यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर, क्योंकि इस वाली परत में मौसमी घटनाएं, आंधी तूफान, बारिश, ये सब नहीं होता, ठीक है फ्रेंड्स। और यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हमारे वायुमंडल में कि कौन सी परत में ओजोन परत, ओजोन लेयर पाई जाती है, तो फ्रेंड्स वो भी सेकंड वाली परत में, यानी कि समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। क्वेश्चन पूछता है तो आप उसका आंसर समताप मंडल लगा देंगे, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। और डिटेल में आपको देखना है तो आप ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वायुमंडल की परतों के बारे में पूरा टॉपिक हमने कराया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं क्या दिया गया है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आप कर लेंगे तो समझ लीजिए कि आपकी ज्योग्राफी क्लियर है। ये ज्योग्राफी से आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है। जिसको आता है ठीक है, जिसको नहीं आता वो इजीली समझ लेंगे, बहुत ही अच्छे से मैं आपको समझा दूंगा। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। भारत में केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के खुलने का समय 9 बजे है। 9 बजे पूर्वाह्न का मतलब है AM, ठीक है, 9 AM भारतीय मानक समय है, भारतीय स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग। देहरादून के समीप 78 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, ठीक है, और असम दिसपुर में के समीप 91 डिग्री 45 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित केंद्रीय सरकार कार्यालयों के खुलने का स्थानीय समय क्या होगा। फ्रेंड्स, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं के बारे में आपने टॉपिक पढ़ रखा होगा। तो ये आपकी जो है इस तरह से ये क्या होती है, 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है, ठीक है, जो कि लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है। यहीं से जो है
टाइम, स्टैंडर्ड टाइम जो है शुरू होता है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे, यहाँ से जब ईस्ट में जाएंगे, पूर्व में, तो 1 डिग्री जब बढ़ेंगे पूर्व की ओर तो कितना टाइम प्लस करेंगे, +4 मिनट। ठीक है। और 1 डिग्री जब इधर जाएंगे, वेस्ट की तरफ जाएंगे, तो -4 मिनट हम टाइम करते हैं। ठीक है। और ये जो और भारत की जो लोकेशन है, फ्रेंड्स किस तरह से है, जो भारत की मानक समय रेखा है वो कहाँ से गुजरती है, वो गुजरती है 81 डिग्री। ठीक है, सॉरी 81 नहीं, वो गुजरती है 82.5 डिग्री से, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से वो गुजरती है। ठीक है, पूर्वी देशांतर से गुजरती है। अब देखिए, सबसे पहले लिखा है यहाँ 78 पूर्वी देशांतर पर कितना समय होगा। फ्रेंड्स 82.5 से 78 पे हमें जाना है, तो यानी कि कैसे जाएंगे हम, वेस्ट में जाएंगे, तो कितने डिग्री माइनस करेंगे, 4.5 डिग्री, 4.5 डिग्री हम माइनस करेंगे। तो हमने बताया था आपको, जब वेस्ट में जाएंगे तो 4 मिनट माइनस करते हैं 1 डिग्री के लिए, तो 4.5 डिग्री के लिए क्या करेंगे, 4 से गुना कर देंगे, 4 चौक 16 और 18 मिनट का टाइम हम माइनस कर देंगे। किससे, 9 बजे से। तो 9 बजे में से 18 मिनट का जब टाइम माइनस करेंगे तो कितना टाइम आ जाएगा, 8:42। यहाँ दिया गया है केवल, यानी कि यही वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। लेकिन सेकंड वाला भी देख लेते हैं हम। असम के दिसपुर के समीप 91 डिग्री 45 मिनट पूर्वी देशांतर पर, इसको भी आपको समझा देता हूँ। 91 डिग्री 45 मिनट लिखा हुआ है फ्रेंड्स, 82.5 डिग्री, ठीक है, से कितना ज़्यादा है ये बताइए, 7.5, 8.5, बताइए कितना ज़्यादा है। ये हो जाएगा लगभग 9.25, लगभग नहीं पूरा एग्जैक्ट, 9.25 डिग्री ज़्यादा है। तो एक ज़्यादा है यानी कि इस तरफ जाएंगे हम, ज़्यादा होगा तो किस तरफ जाएंगे, पूर्व की ओर, ईस्ट की ओर बताया था ना। तो 4 से गुना कर देंगे, 1 डिग्री में 4 मिनट बढ़ते हैं, तो 9 चौक 36 और 1 37, यानी कि 37 मिनट का टाइम बढ़ जाएगा। 9 बजे से 37 मिनट ऐड कर लेंगे तो 9:37 पूर्वाह्न। तो क्लियर हो गया होगा आपके अब ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, जब हम पूर्व की ओर जाएंगे तो 1 डिग्री के लिए 4 मिनट हम प्लस करेंगे, जब हम पश्चिम की ओर जाएंगे, वेस्ट की ओर, तो 1 डिग्री के लिए माइनस कर लेंगे हम 4 मिनट का टाइम। ठीक है, हमने 82.5 डिग्री से क्यों शुरू किया, क्योंकि जो भारत की मानक समय रेखा है भारत की, वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर पड़ती है। ठीक है, तो भारत का समय हम वहीं से डिसाइड करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं क्या दिया गया है। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, कौन से शहर स्वर्ण चतुर्भुजीय मार्ग द्वारा जुड़े हैं, बताइए। कौन से 4 बड़े शहर हैं जो एक चतुर्भुज मार्ग द्वारा जुड़े हैं, चतुर्भुज हाईवे से जुड़े हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, दिल्ली, कांडला, चेन्नई, कोलकाता, या फिर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, या फिर गुवाहाटी, या फिर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या कोलकाता, चंडीगढ़, कांडला, तूतीकोरना या गुवाहाटी। बताइए फ्रेंड्स। यह आपका इंडिया का मैप है। ठीक है, बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पड़ता है आपका दिल्ली, ठीक है, और यहाँ पड़ता है आपका मुंबई, ठीक है, और चेन्नई कहाँ पड़ता है आपका, तमिलनाडु में, यानी कि यहाँ पे तमिलनाडु में चेन्नई पड़ता है आपका। ठीक है, और फिर कोलकाता कहाँ पड़ता है आपका, पश्चिम बंगाल में, यहाँ। तो फ्रेंड्स ये क्या बन जाता है, एक तरह से ये बन जाता है चतुर्भुज। तो इसी को बोलते हैं स्वर्ण चतुर्भुज बोलते हैं इसको। ये चारों शहर
जो आपस में सड़क द्वारा जुड़े हुए हैं उसको स्वर्णिम चतुर्भुज बोलते हैं। आपको चतुर्भुज की तरह ये देखने में लग भी रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता 4 शहर मिलकर ये स्वर्ण चतुर्भुज मार्ग बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको क्लियर हो गया क्वेश्चन। ये पहले से भी पूछा जाता है ये क्वेश्चन भी काफ़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 18। थोड़ा सा आपको ये टफ लग सकता है, थोड़ा छोटा कर लेंगे इसको। हाँ फ्रेंड्स, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। आपकी सूची ए में दिया गया है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, शीतोष्ण सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, और शीतोष्ण पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, ये आपकी पृथ्वी है और ये आपकी बीचों बीच क्या होती है, भूमध्य रेखा। तो सर्वाधिक जो वन पाए जाते हैं, सर्वाधिक सदाबहार जो वन पाए जाते हैं वो यहाँ पाए जाते हैं भूमध्य रेखा के आसपास, और उनको क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय सदाबहार, सदाबहार वन। तो इसी से देखो आइडिया लगाएंगे, भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंधीय के आसपास कौन से, उष्णकटिबंधीय सदाबहार, यानी कि बी का ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। किस में दिया गया है, बी का 1। फ्रेंड 2 ऑप्शन इसके आई थिंक नीचे चले गए हैं, लेकिन हो जाएगा काम इससे। बी का 1 दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, और जो आपके सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन दिया गया है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। पर्णपाती वन फ्रेंड्स कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं फ्रेंड्स आपके उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया या मध्य अमेरिका में। तो ए का 3rd हो जाएगा, यानी यही ऑप्शन आपका सही चल रहा है अभी तक। तो अब 3rd सी पे देखते हैं, शीतोष्ण सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। शीतोष्ण सी का दिया गया आपका 2nd। तो 2nd ऑप्शन में आपका दक्षिण पूर्वी अमेरिका, दक्षिण चीन एवं दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील, ये भी बिल्कुल ठीक दिया गया है। सी का हो जाएगा आपका 2nd वाला ऑप्शन। ठीक है, और डी यानी कि शीतोष्ण पर्णपाती, जहाँ ठंडा भी हो और गर्मी भी हो, शीत उष्ण पर्णपाती। तो ये कहाँ हो जाएंगे आपके, ये पाए जाते हैं आपके उत्तरी पूर्वी अमेरिका, चीन और न्यूजीलैंड और चिली में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी का 4, पॉइंट नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, एक ही ऑप्शन को आपको क्लिक करने से सही आपका हो रहा है। ये वाला क्षेत्र होता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, और यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं, यानी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। बी का आप फर्स्ट क्लिक करोगे तो एक ही ऑप्शन में दिया गया है, बी का फर्स्ट आपका। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आई थिंक इसके 2 ऑप्शन नीचे और दिए गए हैं, लेकिन किसी में भी मैच नहीं कर रहे हैं ऑप्शन। बी का 2nd एक ही में आई थिंक दिया गया है, देख लेते हैं। और बी का 2nd, हाँ फ्रेंड्स, आपका बी का 2nd, सॉरी बी का फर्स्ट, 2nd बोल रहा हूँ, एक ही ऑप्शन में दिया गया है। तो पहला ही ऑप्शन आप लगा देंगे, चेक करेंगे, तो उसी से आपका क्वेश्चन हो जाएगा हल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आज की क्लास का, जो कि आज की क्लास का 2nd लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, हाँ, निम्नलिखित कथनों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। फ्रेंड्स, ये आपका क्वेश्चन ज्योग्राफी से है। आपने अंतर्जनित बल के बारे में ये चैप्टर पढ़ा होगा तो आपके क्लियर हो जाएगा, वरना आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, हमने करा रखा है चैप्टर। अंतर्जनित बल, एंडोजेनिक फोर्स, कभी कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं। बताइए, ये बात बिल्कुल सही है, आपने टॉपिक पढ़ा होगा तो आपको पता चल जाएगा। अंतर्जनित जो बल होता है, एंडोजेनिक फोर्स जिसे बोलते हैं, कभी कभी ये आकस्मिक अचानक से गति उत्पन्न करते हैं। ठीक है, भूकंप और ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण, इनके कारण जो अचानक से गति होती है, पृथ्वी की सतह पर बहुत हानि हो जाती है। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी अचानक जो गति होगी इनकी वजह से, भूकंप और ज्वालामुखी की वजह से, इससे पृथ्वी पर बहुत बड़ी हानि हो जाती है। तो ए और बी दोनों सही हैं, और बी ए की बिल्कुल सही व्याख्या की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका ऑप्शन नंबर ए
बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। क्लियर है? आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए ध्यान रखेंगे, वरना टॉपिक आप देख लेंगे अच्छे से। ज्योग्राफी का है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, दो या 3 पेज का टॉपिक है, आधे 30 मिनट या 40 मिनट का टॉपिक है केवल, उसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। और ये आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है, जो कि आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन है। अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग। अजंता की जो गुफाएं हैं फ्रेंड्स, उनमें जो चित्र बने हुए हैं और उन पे जो रंगों का यूज़ किया गया है, निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं वो? पशु अंगों के अवशेषों से रंग बनाए गए हैं, ग्रेफाइट से बनाए गए हैं, प्लांट्स एंड मिनरल्स पौधों और खनिज से बनाए गए हैं, या फिर स्लेट से बनाए गए हैं? बताइए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अपना राइट आंसर फटाफट कमेंट कीजिए, क्या होगा इसका राइट आंसर? बताइए फ्रेंड्स। 10 सेकंड का समय आपको दिया जाता है, अपना राइट आंसर फटाफट कमेंट कीजिए। बताइए फ्रेंड्स, जो रंग इस्तेमाल किए गए हैं वो किससे बनाए गए हैं? आपको बता देते हैं फ्रेंड्स, अजंता की गुफाओं में जो चित्र बनाने में रंगों का इस्तेमाल किया गया है वो पौधों और खनिजों से प्राप्त किए गए हैं। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही भीमबेटका की गुफाओं आपने देखा होगा, भीमबेटका की गुफा जो एमपी में पड़ती है, उनमें चित्र बनाए गए हैं। वहाँ भी ऐसे ही पौधों और खनिजों से रंगों को निकालकर इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था आज का सेशन, और उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन कंटेंट हमारी मेहनत आपको पसंद आई है तो प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि इसका बेनिफिट आपके दोस्तों को भी मिल सके। ठीक है, और मिलते हैं फिर कल एक नए सेशन में। आई होप कि आपकी या तो एसएसटी की एक क्लास और करा देंगे, वरना आपकी कल से सीडीपी का जो बचा हुआ पोर्शन है वो आपका कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, जैसा भी होगा वो आपको मॉर्निंग में इन्फॉर्म कर देंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे कल एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। ठीक है, और ये हमारा लास्ट पेज है फ्रेंड्स। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है दी अंकित राठी। ठीक है, और टेलीग्राम पे भी हमने चैनल बनाया हुआ है दी अंकित राठी के नाम से, आप लोग उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। उसको आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको पीडीएफ या नोट्स बार बार मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि टेलीग्राम पे हमने सभी नोट्स ऑलरेडी डाले हुए हैं। टेलीग्राम पे आप पीछे जाके भी चेक कर सकते हैं क्या क्या डाटा उस पर पड़ा हुआ है, कंटेंट। और एवरीडे की क्लास का लिंक और पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे डेली मिल जाएगी, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम। दी अंकित राठी आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा चैनल। ठीक है, वरना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको टेलीग्राम का, इंस्टाग्राम का और फेसबुक का लिंक आपको मिल जाएगा। इंस्टाग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी हम डेली स्टेटस में और पोस्ट में डेली एक क्वेश्चन क्विज में आपको पोस्ट करते हैं आपके लिए। टेलीग्राम में भी एक क्वेश्चन पोस्ट किया जाता है और यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट में भी एक क्वेश्चन एवरी डे सीटेट से रिलेटेड अभी पोस्ट किया जा रहा है, तो आप वहाँ जाके भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्विज पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए लेते हैं आज की क्लास से विदा। मिलते हैं कल एक नए धमाकेदार सेशन में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।